क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम दृष्टि के उत्तर प्रदेश परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है। ग्रेटर नोएडा 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में एक प्रदर्शनी का केंद्रीय विषय था शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। वैश्विक अर्धचालक उद्योग से जुड़े हुए इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने वाला भारत विश्व का 8वां देश बना है। भारत ने 1 ट्रिलियन रुपए के एक विशेष अनुसंधान कोष भी बनाया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर के अनुकूल वातावरण को तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू की गई है। अब देखिए अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल। 7 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया है। 176 करोड़ रुपए की लागत से यह निर्मित पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है। इसमें 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं को आवासीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। देश का पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने वर्ष 1960 में लखनऊ में स्थापित किया था। अब देखिए अगला है जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। 6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैंपियरगंज गोरखपुर में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया है। यह गंभीर रूप से लुप्त प्राय एशियाई किंग गिद्ध के संरक्षण को समर्पित विश्व का पहला केंद्र हो गया है। यह केंद्र 5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब देखिए रोड टू स्कूल कार्यक्रम 20 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम का पहला चरण का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। रोड टू स्कूल कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान के तहत एक नया रूप है। अब देखिए अगला पॉइंट यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन किया गया। यह ट्रेड शो का दूसरा संस्करण था और इस शो का पहला संस्करण 21 से 25 सितंबर 2023 तक आयोजित किया गया था। इस वर्ष यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की थीम थी सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। अगला पॉइंट है इस वर्ष के ट्रेड शो को वियतनाम के पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग मिला था। अब देखिए अगला है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। 8 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान को प्रारंभ करने का निर्देश दिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना। अगला पॉइंट उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 के मूल बजट में इस अभियान का प्रावधान किया गया था। ज्ञातव्य है कि इस अभियान के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, जिसके माध्यम से 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित हो सकेंगे। इस प्रकार के आगामी 10 वर्ष से 10 लाख युवा स्वरोजगार से जुड़ सकेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के प्रमुख आंकड़े। 1 अगस्त 2024 को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश की अर्थव्यवस्था में प्रदेश का योगदान बढ़कर 9 से 10% पहुंच चुका है। अब उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित भी हो चुका है। उत्तर प्रदेश प्राइवेट कारपोरेट निवेश को आकर्षित करने में देश में प्रथम स्थान पर है। प्राइवेट कारपोरेट निवेश को आकर्षित करने में देश में पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर के हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला पॉइंट है लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा हो चुका है। अब गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण भी पूरा हो चुका है। अब देखिए अगला पॉइंट है मेरठ में हॉकी के महान खिलाड़ी
मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है। अब देखिए अगला पॉइंट है, प्रदेश के पहले फार्मा पार्क का निर्माण ललितपुर जनपद में किया जा रहा है। ललितपुर जनपद में किया जा रहा है। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ 11 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत का कार्ड से योजना का लाभ कराने वाला पहला राज्य बन गया है। अब देखिए, सभी 75 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल का उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देश में डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान रहा है? पहला स्थान रहा है। खाद्यान्न उत्पादन में 20% का योगदान के साथ यूपी पहले स्थान पे बना हुआ है। दूसरा है अगला पॉइंट, शीरा, एल्कोहल एवं एथेनॉल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पे है। शीरा और एल्कोहल तथा एथेनॉल के उत्पादन में। अब देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य विकास प्राधिकरण विधेयक 2024, इसमें पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित 31 जुलाई 2024 को। इस विधेयक में राज्य राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर की तर्ज पर राज्य में राज्य राजधानी क्षेत्र एनसीआर का गठन का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश के 6 जिले लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी के 27,826 वर्ग किमी में क्षेत्र में एससीआर क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के राज्य राजधानी क्षेत्र का विकास प्राधिकरण का मुख्यालय क्या होगा? लखनऊ में होगा। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होंगे। अब देखिए अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध का उपयोग विधेयक 2024 उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित। पॉइंट 1 है, 31 जुलाई 2024 को यह विधेयक लोक प्रयोजनार्थ नजूल संपत्तियों के आरक्षण का उपबंध करने के लिए या उससे संबंधित आनुषंगिक मामले का उपबंध करने के लिए पारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के पास ऐसे भूखंड है जिसमें नजूल भूमि कहा जाता है। ये ऐसे भूखंड है जो विभिन्न निजी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं को पट्टे पर दिए गए थे। ये भूखंड पूर्ववर्ती सरकार अनुदान अधिनियम 1895 और उसके बाद के सरकारी अनुदान उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1966 के तहत अनुदान के रूप में दिए गए थे। अगला पॉइंट है, नवीनतम विधेयक में यह प्रावधान है कि नजूल भूमि के ऐसे पट्टा धारक जिनका पट्टा अभी भी चालू है, नियमित रूप से पट्टा किराया जमा कर रहे हैं और पट्टे के किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है तो उन्हें 30 वर्ष का नवीनीकरण होगा। ऐसी भूमि को पट्टे की अवधि समाप्त होने पर राज्य सरकार का स्वामित्व में आ जाएगी। इस विधेयक के अनुसार सरकार पट्टे की भूमि को फ्री होल्ड नहीं करेगी और जिनका फ्री होल्ड के लिए पैसा जमा है उन्हें पैसा जमा करने की तिथि से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एसबीआई की निधियों से सीमांत लागत आधारित उधार MCLR के ब्याज के आगणित करते हुए धनराशि वापस की जाएगी। नजूल भूमि का पूर्ण स्वामित्व निजी व्यक्ति की संस्था को नहीं दिया जाएगा। न्यायालय द्वारा प्राधिकारी समक्ष लंबित आवेदन अस्वीकृत समझे जाएंगे। यदि पट्टा अवधि समाप्त होने पर तत्कालीन पट्टेदार स्वयं ऐसी भूमि पर कब्जा या अभ्यर्पण नहीं करता है तो ऐसे अवैध कब्जे को खाली कराया जा सकेगा और पट्टे की समाप्ति पर भूमि का किराया जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियत दर करके अनुसार वसूला जाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित 31 जुलाई 2024 को। इस विधेयक में नए स्थापित विश्वविद्यालयों के नामकरण और उनके नाम से राज्य शब्द हटाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इन विश्वविद्यालयों को क्षेत्राधिकार भी निर्धारित किया गया है। अब देखिए अगला है, उत्तर प्रदेश नोडल विनिदान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित 31 जुलाई 2024 को। लक्ष्य क्या है इसका? राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाना है। इस विधेयक के तहत उत्तर प्रदेश की निर्माण क्षेत्र प्राधिकरण एवं निर्माण क्षेत्र समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण क्षेत्र बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। इसके तहत निर्माण क्षेत्र द्वारा स्थापित किए जाने वाले रिवॉल्विंग फंड के लिए राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए की राशि का प्रथम योगदान किया जाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024 उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित 30 जुलाई 2024 को। उद्देश्य क्या है इसका? राज्य में धर्म परिवर्तन संबंधी घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकना और ऐसे अपराध करने वाले अभियुक्तों को कठोर सजा दिलाना। इस विधेयक में नाबालिग दिव्यांग
मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति एवं महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के अवैध मतांतरण में न्यूनतम 5 वर्ष या अधिकतम 14 वर्ष तक के कठोर कारावास तथा न्यूनतम 1 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सामूहिक अवैध मतांतरण में न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष तक की कठोर कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति धर्म संपरिवर्तन के आशय से किसी व्यक्ति या उसके जीवन या संपत्ति को भय में डालता है, हमला करता है या विवाह यौन संबंधी स्थापित करता है, महिला या व्यक्ति की तस्करी करता है, तो उसे कम से कम 20 वर्ष की कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे आजीवन कारावास में बढ़ाया जा सकता है। इस विधेयक में अन्य प्रावधान यह भी है कि यदि कोई भी व्यक्ति अवैध धर्म परिवर्तन के साथ संबंध में किसी विदेशी या अवैध संस्था से धन प्राप्त करता है, तो उसे कम से कम 7 वर्ष की कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा और 14 वर्ष की कठोर कारावास को बढ़ाया जा सकेगा। इस पर उसे 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब देखिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 यानी अनुचित समाधान एवं रोकथाम। 30 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 को पारित किया गया। इस विधेयक में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 के प्रावधानों का बदलाव करते हुए सार्वजनिक परीक्षा में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को रोकने हेतु कई कड़े प्रावधान किए गए। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार और पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को अधिकतम सजा का आजीवन कारावास और अधिकतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान शामिल है। विधेयक में उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, राज्य विश्वविद्यालयों तक के साथ साथ उनके द्वारा नामित प्राधिकरणों, निकायों, एजेंसियों को आयोजित परीक्षाओं का शामिल किया गया है। इसमें सरकारी नौकरियों को नियमितीकरण और पदोन्नति के लिए होने वाली परीक्षाओं को भी शामिल किया गया है। विधेयक के तहत यदि पेपर लीक या नकल सहित परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों में परीक्षा संस्थान या परीक्षा कराने वाली एजेंसी संलिप्त पाई जाती है, तो उसके कारण होने वाली वित्तीय बोझ को वसूली संबंधी व्यक्ति की संस्था या एजेंसी को की जाएगी। अब देखिए परीक्षा की प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली कंपनी या सेवा प्रदाता हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट में यानी काली सूची में डालने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में छात्रों को कारावास या जुर्माने की दंड की परिधि में शामिल नहीं किया। छात्रों को कारावास या जुर्माने की दंड की परिधि में शामिल नहीं किया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुचित साधनों के प्रयोग में छात्रों के शामिल होने पर उनका परीक्षा परिणाम रोककर उन्हें 1 वर्ष के लिए अगली परीक्षा में हिस्सा लेने से रोक दिया जाएगा। अनुचित साधनों का प्रयोग में छात्रों के शामिल होने पर उनका परीक्षा परिणाम रोककर 1 वर्ष के लिए अगली परीक्षा में हिस्सा लेने से रोक दिया जाएगा। अब देखिए पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान 2024। 20 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री ने एक दिन में 36 करोड़ 50 लाख पौधे रोपण महाअभियान का शुभारंभ किया था। 36 करोड़ 50 लाख पौधे रोपण का महाअभियान शुभारंभ किया था। इस अभियान का शुभारंभ लखनऊ के कुकरेल नदी तट पर सौमित्र वन में किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरिशंकरी वृक्ष वाटिका स्थापित की। उत्तर प्रदेश का सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2027 तक 175 करोड़ पौधे रोपण के माध्यम से 2030 तक हरित आवरण यानी ग्रीन कवर को 9.25% से बढ़ाकर 15% करना है। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत प्रदेश सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करते हुए एक दिन में 36.51 करोड़ पौधों का रोपण किया गया। इस अभियान के तहत सोनभद्र में सर्वाधिक 1.5 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया गया। अब देखिए प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के इस शहर में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो 16 जुलाई 2024 को आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर में भारतीय संविधान के अंगीकृत किए जाने और भारत के गणराज्य की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम की शुरुआत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में की गई थी।
अब देखिए उपवन योजना और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में हरियाली को बढ़ाने के लिए भूजल स्तर में सुधार के उद्देश्य से यह दोनों योजनाएं लागू की गई। उपवन योजना के तहत राज्य सरकार शहरों से लेकर गांव तक पार्कों और सड़कों के किनारे अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए पौधे और पेड़ों की कटिंग की उपलब्ध कराएगी। और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना के माध्यम से राज्य सरकार क्या करेगी, 948 विरासत वृक्षों का पोषण करेगी। अब देखिए मित्र वन क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश के पड़ोसी देश नेपाल की सीमाओं पर इसकी स्थापना की घोषणा की, जो जुलाई 2024 में की गई। इस अभियान के तहत बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा। मित्र वन के साथ साथ शक्ति वन, युवा वन और बाल वन जैसे विशेष वन भी स्थापित किए जाएंगे। आप देखिए हाथरस हादसे में जांच हेतु न्यायिक जांच आयोग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 20 जुलाई 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव इस आयोग के क्या है, अध्यक्ष हैं। आयोग के इन सदस्यों के पूर्व IAS अधिकारी हेमंत राव तथा IPS अधिकारी भावेश कुमार शामिल हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने हेतु लखीमपुर खीरी जिले में यह पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो जुलाई 2024 में। यह पार्क जिले के गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में स्थापित किया जाएगा। अब देखिए आगरा और प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा 2 शहरों में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। अब देखिए प्राचीन तथा विरासत भवनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इसको मंजूरी दी गई 25 जून 2024 को। इस मंजूरी के तहत 3 विरासत इमारतों कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ, बरसाना जलमहल मथुरा, शुक्ला तालाब कानपुर देहात को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया। अगला पॉइंट है माहेश्वर तिवारी। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं नवगीतकार का निधन हो गया है 16 अप्रैल 2024 को। उन्हें यश भारती पुरस्कार एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के साहित्य के भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देखिए उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024। मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विकास विभाग उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को प्रख्यापित किया गया। यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत उत्तर प्रदेश वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन यानी ग्रीन अमोनिया 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन यानी ग्रीन अमोनिया के उत्पादन को प्रयोग करने वाले स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके तहत भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्टर्ड स्टार्टअप को प्रोत्साहन अनुमन्य होगा। प्रत्येक स्टार्टअप को अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन 25 लाख रुपये तथा प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष के लिए दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा इस नीति के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी। नीति काल में स्थापित परियोजनाओं के माध्यम से परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से 1,20,000 रोजगार सृजित होने की संभावना है। अगला पॉइंट है राजा प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश के नए निर्वाचन आयुक्त कौन हो गया है? राजा प्रताप सिंह 7 मार्च 2024 को। अब देखिए राजकुमार विश्वकर्मा कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं मार्च 2024 में। कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष से या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूर्ण हो। अब देखिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा युवा उद्यमी को सशक्त बनाने एवं नवाचार के उद्यम की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य है प्रति वर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं में के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। इस योजना का वित्तीय वर्ष 24-25
के बजट में 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह अभिनव योजना का राज्य भर में शिक्षित एवं कुशल युवाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए और नए एमएसएमई की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। अब देखिए दक्षिण कोरिया, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स। भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र एवं रक्षा निर्माता अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा कानपुर उत्तर प्रदेश में इसको उद्घाटन किया गया है। इस कॉम्प्लेक्स में गोला बारूद और मिसाइलों के निर्माण के लिए 2 मेगा सुविधाओं को उद्घाटन किया गया है। यह अत्याधुनिक सुविधा भारत के निजी क्षेत्र की अपनी तरह की पहली क्या है ऐसी पहल है। अब देखिए भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा। अब देखिए आईआईटी कानपुर द्वारा यह विकसित किया जा रहा है जनवरी 2024 की। S2 नामक सुविधा 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड के बीच उड़ान गति को उत्पन्न करने में सक्षम है। यह सुविधा इसरो एवं DRDO के मिशनों जैसे गगनयान, RLV तथा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के संदर्भ में बहुमूल्य साबित होगी। अब देखिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना, अगला पॉइंट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए नवाचार एवं उद्यम को संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। ये मार्च 2024 में। इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य क्या है? प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण क्या है प्रदान करना है। अब देखिए वाराणसी, 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में हरित जल मार्ग की पहल का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक कैटामरन पोत यथा एम्बीगू तथा एमबी निषाद राज को राष्ट्र को समर्पित किया है। इन पोतों का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया था। एम्बीगू अयोध्या में और एम्बीगू अयोध्या के सरयू नदी पर, जबकि एमबी निषाद राज वाराणसी के गंगा नदी पर नौकायान करेंगे। ये पोत तेजी से चार्ज होने वाली बैटरी से संचालित होते हैं। ये दोनों पोत 400 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के उद्देश्य से डिजाइन की गए। ये हरित पोत राज्य के धार्मिक पर्यटनों को बढ़ावा देंगे। अब देखिए अगला पॉइंट है श्री कालकी मंदिर का शिलान्यास। श्री कालकी धाम मंदिर का शिलान्यास 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबल उत्तर प्रदेश के श्री कालकी धाम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया है। इसका निर्माण श्री कालकी धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया है। इस ट्रस्ट के चेयरमैन आचार्य प्रमोद कृष्णन है। ज्ञातव्य है कि श्री कल्की को भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम महाअवतार माना जाता है। ये कल्की पुराण के अनुसार कलयुग के चौथे चरण में भगवान विष्णु के कल्की अवतार होगा। अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय 16 फरवरी 2024 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस विश्वविद्यालय का नामकरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर किया गया है। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज की स्थापना 2020 में की गई थी। अगस्त 2023 में इससे संशोधन के माध्यम से इसका पुनर्नामकरण करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के रूप में किया गया। अब देखिए दिव्य अयोध्या ऐप जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्य अयोध्या ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप को अयोध्या से आने वाले पर्यटकों के लिए लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अयोध्या में पर्यटन स्थलों एवं धार्मिक स्थलों की जानकारी प्राप्त होगी। अब देखिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हो गया है। उत्तर प्रदेश जनवरी 2024 में वाणिज्यिक रियल इस्टेट सेवाओं तथा निवेश से संबंधित कंपनी सीबीआरई ने भारत के सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योग के संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में उद्यम पोर्टल के अंतर्गत कुल पंजीकृत एमएसएमई के संदर्भ में लगभग 9% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर हो गया है। इस संदर्भ में 2 राज्य क्रमशः क्या है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। विदित हो गया है कि इस रिपोर्ट का शीर्षक एमएसएमई अनलिसनिंग द इंजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी।
अब देखिए पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल। पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री डॉक्टर राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन में साविंद गुरुकुल बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। यह पूर्णतः बालिकाओं के लिए समर्पित पहला सैनिक स्कूल होगा। इस स्कूल का उद्घाटन सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों तथा निजी राज्य सरकारी विश्वविद्यालयों की साझेदारी में 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना की पहल के तहत किया गया है। अब देखिए अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री की अयोध्या यात्रा। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अयोध्या दौरे। उन्होंने पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का क्या है उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने एक नई अमृत भारत ट्रेन एवं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसे दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल और अमृत भारत एक्सप्रेस देश की पहली अमृत भारत ट्रेन में भी शामिल है। अब देखिए प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया है। इस हवाई अड्डे का नाम हो गया महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। नवनिर्मित श्री राम मंदिर तक पहुंच को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने अयोध्या में 4 नवविकसित सड़कों रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और श्री राम जन्मभूमि पथ की भी उद्घाटन किया है। अब देखिए काशी तमिल संगम 17 से 30 दिसंबर 2023 तक काशी तमिल संगम का आयोजन किया वाराणसी में किया गया। इस कार्यक्रम के तहत यह द्वितीय संस्करण था। ज्ञातव्य है कि प्रथम काशी तमिल संगम 2022 में आयोजित किया गया था। 17 दिसंबर 2023 को नमो घाट वाराणसी में इस कार्यक्रम के उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने थिरुकुरल मणिमेकलाई तथा उत्कृष्ट तमिल साहित्य के बहुभाषी और ब्रेल अनुवाद किया जाएगा। इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों यथा संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण और सूचना एवं प्रसारण आदि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा सहयोग से किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत तमिलनाडु में IIT मद्रास और उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया। अब देखिए सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन किया है। यह 7 मंजिला सर्ववेद महामंदिर की ऊंचाई 180 फीट है। इस महामंदिर की संगमरमरी दीवारों को सर्ववेद के 4000 दोहे लिखे गए। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश को भी इसमें चित्र के जरिए उकेरे गए। अब सर्ववेद महामंदिर महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं एवं उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस महामंदिर को विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहा जा रहा है। वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर। ज्ञातव्य है कि सर्ववेद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल देव जी महाराज द्वारा लिखा गया है। अब देखिए लेक क्वीन क्रूज 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में स्थित रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह क्रूज 2 मंजिला है। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन के माध्यम से राप्ती, सरयू, यमुना तथा गंगा में क्रूज सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। अब देखिए 42वां रामायण मेला 14 दिसंबर 2023 को अयोध्या में 42वें रामायण मेले का शुभारंभ किया गया। इस मेले का समापन 19 दिसंबर 2023 को किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रामायण मेला समिति का सहयोग से प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। अयोध्या में रामायण मेले की शुरुआत 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपद मिश्र ने की थी। अब देखिए उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 को पारित कर दिया है और 7 दिसंबर 2023 को राज्यपाल द्वारा अनुमति प्राप्त किए जाने के बाद यह उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 2023 के रूप में अधिनियमित हो जाएगा। इसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गठन करना। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री तथा परिवहन मंत्री को नामित करेंगे।
अंतर्देशीय जलमार्ग, पोत परिवहन तथा नौ परिवहन, बंदरगाह, समुद्री मामलों तथा संबंधित विषयों की विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों में से किसी एक को नियुक्त करेंगे। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और अन्य प्रमुख नदियां, जिसमें कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। अब देखिए पहला, दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। यह देश का पहला ऐसा केंद्र होगा। यह केंद्रीय सहारनपुर स्थित IIT रुड़की के परिसर में स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र 5G एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंध करने और 6G को लॉन्च करने के शोध पर संचालित होगा। अब देखिए अगला पॉइंट इसका क्या है। अयोध्या उत्तर प्रदेश के इस जिले में राम की पैड़ी विभिन्न घाटों पर दीपोत्सव 2023 के अवसर पर 22,23,000 दीप प्रज्वलित हुए कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अब देखिए इस जिले में भारत मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना प्रस्तावित है। अगला पॉइंट है अयोध्या शोध संस्थान वर्ष 1986 में स्थापित। इस कार्य क्षेत्र को विस्तार देते हुए इसका पुनर्नामकरण अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के रूप में किया गया है। उत्तर प्रदेश में श्री अयोध्या जी के तीर्थ विकास परिषद के रूप में गठित उत्तर प्रदेश के अयोध्या जी के तीर्थ विकास परिषद अधिनियम 2023 को अधिनियमित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस परिषद के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। अब देखिए प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय 31 अक्टूबर 2023 को प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज जिले में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। मिर्जापुर के अतरैला पांडे ग्राम तथा सोनभद्र के मारकुंडी और महाराजगंज के कुनसेरवा ग्राम इस संग्रहालय में यह संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य के इस राजधानी शहर के नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना के भूमि पूजन का शिलान्यास 21 अक्टूबर 2023 को किया गया। यह संग्रहालय आदि गंगा गोमती नदी तट पर बनाया जा रहा है। आइनस गोमती इस संग्रहालय का हिस्सा होगा। उत्तर प्रदेश के इस राजधानी शहर के अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों को डिजिटल लेन देन में बढ़ावा देने हेतु समर्थ अभियान की शुरुआत की थी। अब देखिए गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास मार्च 2024 में किया गया। यह पशु चिकित्सा एवं विज्ञान महाविद्यालय मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान से संबंध होगा। यह महाविद्यालय गोरखपुर के पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला पशु चिकित्सा महाविद्यालय भी होगा। यह महाविद्यालय पशुओं एवं जीव जंतुओं के स्वास्थ्य के परीक्षण तथा उनकी नस्लों में सुधार के लिए केंद्र होगा। अब देखिए आनंदा डेयरी, अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस के मध्य समझौता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं ब्राजील के राजदूत केनेथ नेब्रोगा की उपस्थिति में लखनऊ में इन 3 कंपनियों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। ये 9 नवंबर 2023 को। इस समझौते ज्ञापन में उत्तर प्रदेश के दुधारी पशुओं एवं पोषण के प्रजनन में उपयोग की जाने वाले उन्नत तकनीक के माध्यम से दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। अमेरिया पजोरा एवं BH एम्ब्रियोस ब्राजील की 2 बड़ी कंपनियां हैं। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु पावर एंजल एवं बाल संसद नेतृत्व के इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का विषय लैंगिक समानता और देखभाल के समर्थन पर केंद्रित होगा। अब देखिए अगला है पहला सोलर एक्सप्रेसवे। बुलंदशहर एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह नवंबर 2023 में इस एक्सप्रेसवे पर सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर तहत सोलर प्लांट की स्थापना करेगी, जिसके माध्यम से 550 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला पॉइंट है बरेली। परिषदी विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। उत्तर प्रदेश इस शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसका निर्माण वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या के राम जन्मभूमि के भूमि के तर्ज पर होगा। यह कॉरिडोर अलखनाथ मंदिर और मणिनाथ, तपेश्वरनाथ और दोपेश्वरनाथ, परशुपतिनाथ और वनखंडीनाथ मंदिरों को जोड़कर बनाया जाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट है उन्नाव से संबंधित।
उत्तर प्रदेश के इस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी एवं राजा राम बख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया गया है। गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के इस शहर में स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन में अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 को आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया DFI द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद पहले C-295 MW परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थित इस शहर के भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण FSSAI के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र उद्घाटन 31 मई 2023 को किया गया। अब देखिए अगला पॉइंट है बीजापुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस परियोजना के लोकार्पण 5 अक्टूबर 2023 को किया गया। 5 अक्टूबर 2023 को किया गया। इस परियोजना के तहत 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण 1750 करोड़ रुपए की अधिक लागत से किया गया है। अब देखिए अगला पॉइंट है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA लैब। NIELIT गोरखपुर में इस लैब का उद्घाटन 16 अक्टूबर 2023 को किया। इस लैब का उद्घाटन इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित फ्यूचर स्किल प्राइम परियोजना के अंतर्गत किया गया है। यह परियोजना का अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अपनी तरह का पहली लैब या प्रयोगशाला है। अत्याधुनिक, अगला पॉइंट है अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन। वाराणसी विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर 2023 को किया है। यह प्रौद्योगिकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ग्रीन कैपल रे टीम द्वारा विकसित की गई है। अब देखिए अगला पॉइंट है नंदनी कृषक समृद्धि योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार एवं दूध के उत्पादन को बढ़ाने हेतु नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में इस योजना की शुरुआत की गई है। योजना के पहले चरण में सरकार 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयों को स्थापित करने वाले लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान करेगी। सब्सिडी 3 चरणों में गायों की खरीद एवं उनके संरक्षण के लिए, उनके रखरखाव के लिए प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक चरण में यह योजना 10 मंडलों मुख्यालयों अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, बरेली में लागू की जाएगी। अगला और ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट नहीं एक और है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023। इस अधिनियम में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार यह आयोग एक निगमित निकाय होगा जिसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। यह आयोग उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग तथा श्रम विभाग के शिक्षकों के चयन का कार्य नियमित और त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध से करेगा। और आज का लास्ट पॉइंट है गांधी 5 पुलिस मुख्यालय लखनऊ में यह संयुक्त अभ्यास आयोजित 14 सितंबर 2023 को। इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और उत्तर प्रदेश के पुलिस द्वारा आतंकी घटनाओं में सफलतापूर्वक निपटने हेतु किया गया है। उत्तर प्रदेश प्रदेश यहीं पे समाप्त होता है। अब अगला है बिहार प्रदेश, इसकी चर्चा कल करेंगे हम।